Hello dear students, welcome to my YouTube class. Today I am going to start line spectrum of hydrogen. तो जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात की थी, जिसमें दो तरह की स्पेक्ट्रा था, एक इमिशन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, कैसे ये ऑब्टेन होता है। एक्चुअली जब किसी, जैसे मान लो किसी कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2 गैस डायटोमिक गैस होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इस सैंपल के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से जब ये हाइड्रोजन को एनर्जी मिलती है, तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो H2 मॉलिक्यूल होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, किस में? हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है, तो ये हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्चुअली वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और एनर्जी जब इसको मिलती है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है हाइड्रोजन एटम। और फिर ये जब इमिट होता है, मतलब जब ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में ये एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करता है, मतलब एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और फिर जब ग्राउंड स्टेट में आने लगता है तो ये अपनी एनर्जी को इमिट करता है। और ये जब एनर्जी इमिट करता है तो यहाँ पे जब हम प्रिज्म रखते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था इमिशन स्पेक्ट्रा में, कि जब इमिटेड एनर्जी या इमिटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, वो और जब एनर्जी यहाँ से इमिट होती है और ये जब पास होती है प्रिज्म से, तो यहाँ फिल्म या डिटेक्टर पे आपको क्या दिखाई देगा? कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ की लाइंस दिखाई देती हैं। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज़ की कुछ लाइंस या स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा। ठीक है, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल सीरीजेस ऑफ लाइंस, दैट इज लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पासन सीरीज, फून सीरीज। तो इस तरह की कुछ लाइंस हैं जो अभी आगे आप पढ़ोगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, द H2 molecules dissociated and the energetically excited hydrogen atoms produced emit electromagnetic radiations of discrete frequencies, ठीक है, ऑन द फिल्म और डिटेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को क्यों लिया गया? एक्चुअली इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें, जैसे कि अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन को क्यों लिया गया, तो एक्चुअली हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एटम्स एज इट कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली हाइड्रोजन जो होता है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है ये बहुत ही छोटा एटम, बहुत ही सिंपलेस्ट एटम है। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे सिंपलेस्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन। इसीलिए पहले हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा गया। मतलब पहले साइंटिस्ट ने किसकी लाइन स्पेक्ट्रम की बात की? हाइड्रोजन की। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन को इसलिए लिया गया क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और बहुत ही ये सिंपलेस्ट एटम होता है। ठीक है, एंड इट गिव्स अ वेरी सिंपल एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और इससे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है वो बहुत ही सिंपल एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है। एंड द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ अदर एलिमेंट्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अब हाइड्रोजन के अलावा जैसे हीलियम हो गया या और लिथियम हो गया, तो जिस भी एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका स्पेक्ट्रम जो होगा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा जितना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अदर एलिमेंट्स को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा उसका मिल रहा था। तो हाइड्रोजन का बहुत ही सिंपल एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ। ठीक है, और इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ जो ये बताया गया हाइड्रोजन का, इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से ही बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को
एक्सप्लेन किया गया। मतलब द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा, और इन्हीं स्पेक्ट्रम की वजह से हम या और जो बोर साइंटिस्ट थे या बोर मॉडल जो अभी आगे आप पढ़ोगे, तो उन्होंने बहुत ही ईजिली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस चीज़ को असाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। इससे पहले थॉमसन ने किया, रदरफोर्ड ने किया, ठीक है, इसके बाद बोर्स ने भी किया। तो ये इस तरीके से तब जाके फाइनली हमको एटम का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बाद में पता चलता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमको ये डिफाइन करना हो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन consist of a large number of lines spread over ultraviolet, visible and infrared regions of electromagnetic spectrum. द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, देखो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का होता है वो कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, बहुत लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है ओवर अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन। ये 3 रीजन्स होते हैं, यूवी रीजन, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन्स हैं, ये इन तीनों रीजन्स में ये लाइंस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो द लाइंस प्रेजेंट इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हैव बीन ग्रुप्ड इन 5 सीरीज। ठीक है, ये देखा गया बाय द एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो 5 तरह का है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम 5 तरह का है। तो इस तरीके से पहला जो स्पेक्ट्रम था वो लाइमन का था, लाइमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। फिर बामर सीरीज़, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुल सीरीज, ये 5 सीरीज़ थे। इसको अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बाय द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, ठीक, ये सारी चीज़ें बताई गई। वैसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बामर, ठीक है, बामर ने सबसे पहले इस चीज़ को बताया था। ठीक है, बामर ने ही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, एटम में, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, तो ये 5 लाइंस थी। कैसे कैसे इसका हुआ इसको हम स्टडी करते हैं। तो बामर शोड इन 1885, बामर जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1885 में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस दैट इफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिल रही थी जब हम हाइड्रोजन को क्या किए थे, हाइड्रोजन H2 मालिक्यूल से जब हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी प्रिज्म के बाद, जब फिल्म या डिटेक्टर पे जो शो हो रहा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को, ठीक है, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्रेस किया गया वेव नंबर में। बामर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने 1885 में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी इन्हें एक्सप्रेस किया वेव नंबर के टर्म में। ठीक है, देन द विजिबल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओवे द फॉलोइंग फार्मूला। क्या फार्मूला है, उन्होंने कि बताया कि इन द टर्म ऑफ वेव नंबर म्यू नॉट, इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, म्यू नॉट इक्वल टू, इन्होंने बताया 109677 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, ये किस में था, इन सेंटीमीटर इनवर्स में, मतलब वेव नंबर को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये उन्होंने, बामर ने ये फार्मूला दिया। ठीक है, म्यू बार इक्वल टू 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लेना। ये सबसे पहले बामर ने बाय द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू बताया था। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, जो स्मॉल n है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्मॉल n की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर नंबर है। n की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि n की वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 3 से स्टार्ट होगा।
ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बामर ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, और द सीरीज ऑफ लाइन्स डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला, द सीरीज ऑफ लाइन्स डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला आर कॉल्ड द बामर सीरीज। इसे क्या कहा गया? बामर सीरीज कहा गया। वो सीरीज जो इस ऐसी सीरीज जो किसी भी जिस लाइंस को मतलब ये जो बामर सीरीज था, मतलब बामर लाइंस को जो एक्सप्लेन किया गया, द सीरीज ऑफ लाइंस डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला को क्या कहा गया? इस फार्मूला के थ्रू उस सीरीज का नाम क्या पड़ गया? बामर सीरीज, क्योंकि बामर साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बताया था। ठीक है, लेकिन इस फार्मूला के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रिडबर्ग। रिडबर्ग ने फिर क्या किया? इनके फार्मूले को ऑब्जर्व किया और उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई। इस फार्मूले को उन्होंने क्या किया? अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेस किया। तो उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट, मतलब स्वीडिश कंट्री के स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट का मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से जानने वाला जो होता है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट कहा जाता है। जोहानस रिडबर्ग एक साइंटिस्ट थे। रिडबर्ग ने, ठीक है, नोटेड दैट ऑल सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उन्होंने सारी लाइंस को, ऑल सीरीज ऑफ लाइंस, जैसा कि 5 लाइंस होती है, जैसा हमने बताया आपको, लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पासन, फुंड, ये सारी सीरीज जो थी पांचों। ठीक है, इन सारी सीरीज़ को उन्होंने क्या किया? रिडबर्ग ने बहुत अच्छे से नोटेड डिस्क्राइब किया, मतलब बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किस तरीके से एक्सप्रेस किया, उन्होंने एक फार्मूला बताया। इन्होंने क्या किया कि बामर के फार्मूले को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ इन द टर्म ऑफ वेव नंबर। ठीक है, म्यू बार इक्वल टू, इन्होंने बताया 1096777 इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को लिख लेंगे बच्चों। म्यू बार इक्वल टू 1096777 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये किस में होगा? सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। ठीक है, फिर रिडबर्ग ने क्या बताया कि वेयर द वैल्यू 1096777 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। मतलब रिडबर्ग ने इसको क्या बताया? इस चीज़ को 10967 को रिडबर्ग कांस्टेंट बताया और इसे RH से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल R और H को नीचे थोड़ा सा लिखते हैं छोटा। ठीक है, तो RH रिडबर्ग कांस्टेंट इसको कहा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो N1 की वैल्यू होगी इस फार्मूले में, ये जो आप देख रहे हो, इन्होंने क्या बताया कि N1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब N1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। ठीक है, फॉर द लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और N2 की वैल्यू उन्होंने क्या बताई कि N2 की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी? वो ग्रेटर होगी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इस फार्मूले में, जो आप फार्मूला देख रहे हो, इस फार्मूले में N1 और N2 दो वैल्यू है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो N1 वैल्यू है, ठीक है, N1 जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा? लेसर होगा देन N2। ठीक है, तो रिडबर्ग ने क्या बताया कि N2 की वैल्यू हमेशा N1 से ज़्यादा होगी एंड बोथ आर इंटीजर्स। ये क्या है? बोथ आर integers, n1 and n2 both are integers and the value of n2 is greater than n1। ठीक है, फॉर अ पार्टिकुलर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे n1 एक तरीके से देखा जाए तो n1 आपका क्या होता है? इन्होंने क्या बताया कि n1 कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, n1 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब n1 की वैल्यू 1 है, तो ये किसके लिए है? लाइमन सीरीज की बात कर रहा है। ठीक है, अब n2 की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी, N2 की वैल्यू बढ़ सकती है। अब इसके लिए क्या होगा? N2 की वैल्यू
टू से 1 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 होगा, 3 4 5 6 7 ऐसे होगा, ठीक है। अगर n1 की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो इसका मतलब है किसकी सीरीज़ की बात कर रहा है, बामर सीरीज़ की बात कर रहा है। और यहाँ पे तब n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू आपका n2 का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा, मतलब 3 4 5 6 7 ऐसे होगा, ठीक है। इसको आगे भी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ से निकल के आया सामने। नेक्स्ट है आपका द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन की, वो कौन कौन सी लाइंस थी उसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है सीरीज़, ये वैल्यू ऑफ n1। देखो लाइमन सीरीज़ में n1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है। और वैल्यूज ऑफ n2 देखो 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, मतलब n1 की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। लाइमन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और n2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब ये किस रीजन में जनरली दिखाई देता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई देता है। मतलब जो लाइमन सीरीज होता है ये हमें किस रीजन में दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई देता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये हमें अपीयर होता है। और यहाँ देखो वेवलेंथ क्या बता रहा है कि दीज लाइंस करस्पॉन्ड्स टू शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब इतनी वेवलेंथ 920 से लेकर 1200, 920 से लेकर 1200 एंगस्ट्रॉन के बीच में ये लाइंस दिखाई देगी। कौन सी लाइन, लाइमन सीरीज़ की लाइन, ठीक है। लाइमन सीरीज़ की लाइन ये 920 से लेकर 1200 एंगस्ट्रॉन के बीच की जो लाइंस या दिखाई देती है उसे लाइमन सीरीज़, उस सीरीज़ को लाइमन सीरीज़ कहा गया, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ की वैल्यू इतनी होगी। अब देखो दूसरा है बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 2 बताया गया और n2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे n1 की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, विजिबल रीजन में दिखाई देता है। और कितने एंगस्ट्रॉन के बीच में, वेवलेंथ 4000 से लेकर 6500 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ के बीच में अपीयर होता है, ठीक है। विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल रीजन में ये हमें अपीयर होता है, दिखाई देता है। और इतने एंगस्ट्रॉन के बीच में ये सीरीज बनती हुई नज़र आएगी, ये लाइन बनती हुई नज़र आएगी। नेक्स्ट है पास्टन सीरीज, इसके लिए n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा 4 5 6 7 होगा, इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देता है। ये आपका वेवलेंथ है। ब्रैकेट सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 4 और फुंड सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 5, ठीक है। 4 है तो इससे ज़्यादा देखो 5 6 7 होगा n2 की वैल्यू, 5 अगर n1 की वैल्यू। फुंड सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 5 है तो n2 की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इंफ्रारेड, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में अपीयर होते हैं। कौन कौन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों सीरीज IR रीजन में विजिबल होते हैं, अपीयर होते हैं। जबकि लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में और बामर विजिबल रीजन में, ठीक है। ये वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है ये, ठीक है, कि लाइमन सीरीज किस रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है, तो आप बताएंगे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई देता है। बामर किस में दिखाई देता है, विजिबल रीजन में। पास्टन, ब्रैकेट, फुंड IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसको फेयर कॉपी में आप बना भी लेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसका ओरिजिन कैसे होता है, इसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स है, ये सभी क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे n1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 है, n1 की वैल्यू 1 है, लाइमन सीरीज़ के लिए कांस्टेंट है। अब देखो पहले, अब n2 की वैल्यू क्या होगी, ये सभी n2 की वैल्यू, पहले देखो 2 होगी, फिर 2 से देखो 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये ओरिजिन दिखाया जा रहा है लाइमन सीरीज़ का, ठीक है। अब देखो बामर सीरीज़ में देखो n, ठीक है। अब यहाँ पे बामर सीरीज़ के लिए देखो n1 की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है। अब n2 की वैल्यू देखो, यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 3 से कहाँ आ रहा है, 3 से 2 आया, फिर 4 से 2 आएगा, फिर 5 से 2 आएगा, 6 से 2 आएगा। इसलिए पास्टन सीरीज़ में भी क्या होगा, यहाँ पे
N1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और आपका N2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ 4 है ना, ये देखो, ठीक है 4 है, तो 4 से 3, फिर 5 से 3, ठीक, 6 से 3, 7 से 3, ऐसे होगा। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, अब देखो यहाँ ब्रैकेट सीरीज में N1 की वैल्यू आपकी 4 है और N2 की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी, तो ये 5 से 4 आया, ठीक है, और फिर 6 से 4 आया और फिर 7 से 4 आया। अब देखो आपका फुंड सीरीज, ठीक है, ये आपका क्या है, फुंड सीरीज। फुंड सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 हो जाएगी और N2 की वैल्यू 6 से स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, ये 6 से 5 आया, देखो यहाँ पे ये 5 दिख रहा है ना, ये देखो, ठीक है, ये 5, तो क्या हुआ, 6 से 5 आया और फिर 7 से 5 आया, फिर 8 से 5, इस तरीके से ये ट्रांजिट होगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। डायग्रामेटिकली दिखाया गया है लाइमन बामन और पार्सन सीरीज को किस तरीके से इनमें ट्रांजिशंस हो रहा है फ्रॉम द N2 टू N1, ठीक है, N2 टू N1, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको बना लेंगे, ठीक, ओके। नेक्स्ट है लाइमन सीरीज। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो लाइमन सीरीज जो पहला है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि लाइमन सीरीज जो होता है इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, तो और उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लाइमन सीरीज में जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है ऊपर से नीचे की तरफ, जब रिटर्न होता है, जैसा कि अभी आपने देखा है द ओरिजिन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है जब रिटर्न होता है टू द ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होता है, ठीक है, दैट इज N1 की वैल्यू 1, मतलब N1 नीचे आपने देखा था ना 1 में जब ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है। तो दस फॉर द स्पेक्ट्रा लाइन्स प्रेजेंट इन लाइमन सीरीज वी हैव, तो यहाँ पे फार्मूला इसके लिए क्या बनेगा, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, N1 की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए क्या होगी 1 होगी और N2 की वैल्यू क्या थी 2 से स्टार्ट थी, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, वेब नंबर के टर्म में इसका फार्मूला क्या बनेगा, नोट कर लेंगे इसको, म्यू डैश इक्वल टू आर होगा, ये आर जो होगा दिस इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, या इसको आर एच लिख सकते हैं, ठीक है। म्यू नॉट इक्वल टू आर एच, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि N1 की वैल्यू तो फिक्स है, ये बदलेगी नहीं। फिर यहाँ पे देखो -1/N2 का स्क्वायर, N2 की वैल्यू बदल सकती है, इसलिए यहाँ पे N2 लिखा गया है, ठीक है। तो ये फार्मूला किसके लिए है, लाइमन सीरीज के लिए है, इसको नोट कर लेंगे, म्यू बार इक्वल टू आर एच इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 109677, ठीक है। अब ये हो गया फार्मूला, सेंटीमीटर इनवर्स में है ये, ठीक है। N1 की वैल्यू फिक्स है 1 का स्क्वायर, N2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, ठीक है। 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो N2 की वैल्यू है आपकी वो बदलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो बच्चों, दैट इज बामर सीरीज, तो बामर सीरीज आपका सेकेंड है। बामर सीरीज में क्या होगा, बामर सीरीज में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बामर सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी थी 2 थी और N2 की वैल्यू क्या थी आपकी 3 से स्टार्ट थी, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू L सेल। देखो पहला जो सेल होता है के सेल, आप जानते हो ना के सेल, तो जो लाइमन सीरीज था वो के सेल के लिए था और बामर सीरीज किसके लिए है एल सेल के लिए, इसको नोट कर लेना, ठीक है। के सेल था लाइमन सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए क्या होगा एल सेल, ठीक है, एल सेल कैपिटल एल, KLMN सेल आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू एल सेल दैट इज N1 इक्वल टू 2, ठीक है। जब ये रिटर्न होता है कहाँ से, जब ये 3 से 2 पे, N1 की वैल्यू कितनी है फिक्स है 2 है, अब ये 3 से आएगा, फिर कहाँ से आएगा 4 से आएगा, फिर 5 से आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या होगी 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपका N1 की वैल्यू फिक्स होगी 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे
इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया, बामर सीरीज के लिए फार्मूला बताया गया म्यू बार इक्वल टू आर एच ब्रैकेट में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि n1 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, फिक्स है ये वैल्यू 1/2 माइनस 1/n2 का स्क्वायर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इन सेंटीमीटर इनवर्स, ये बामर सीरीज के लिए फार्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे n1 की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी। रिडबर्ग ने जो इक्वेशन दिया था उसी इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज़ को पुट किया गया है। ठीक है, रिडबर्ग ने इक्वेशन दिया था ना, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, रिडबर्ग ने इक्वेशन दिया था ना, म्यू नॉट इक्वल टू 109677 को रिडबर्ग कांस्टेंट लिखा जाता है RH। उन्होंने क्या बताया कि म्यू नॉट इक्वल टू 109677 को RH भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बताया था, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इन सेंटीमीटर इनवर्स। उसी फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ को पुट की जा रही है। तो ये बामर सीरीज़ के लिए हो गया। अब देखो इसी तरीके से बच्चों थर्ड, इसी में आप जान लो थर्ड आपका क्या है, पास्चन सीरीज है। क्या है, पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज के लिए फार्मूला क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n1 की वैल्यू फिक्स होगी। पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, n1 की वैल्यू 3 होगी और n2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, RH इक्वल टू ब्रैकेट में 1/3 स्क्वायर माइनस क्या होगा, माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये फार्मूला होगा आपका। ठीक है, RH इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ n2 की वैल्यू वेरी कर सकती है, मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट सीरीज जो है फोर्थ आपका क्या है, ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है। अब ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा, n1 की वैल्यू तो 4 होगी। ठीक है, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से स्टार्ट होगी, 5 6 7 एंड सो ऑन। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, नोट कर लो। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल टू किसके लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए म्यू बार इक्वल टू RH ब्रैकेट में 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये फार्मूला होगा। इसी तरीके से लास्ट सीरीज क्या है आपका, पी फुंड सीरीज। पांचवा क्या मैंने बताया था, फुंड सीरीज, पी फुंड सीरीज। अब इसके लिए आपका n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 6 से स्टार्ट होगी, 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इन द टर्म ऑफ वेव नंबर म्यू नॉट इक्वल टू RH इन ब्रैकेट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये फार्मूला था पांचों सीरीज का, इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जैसा कि एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन में देखो न्यूमेरिकल पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन n इक्वल टू 3 इन बामर सीरीज। देखो इसमें क्या बता रहा है, बामर सीरीज पहले ही बता दिया है, तो इसका मतलब बामर फार्मूला मतलब इसमें बामर फार्मूला आप लगाओगे। पहले तो बामर फार्मूला क्या होगा आपको अभी हमने बताया, म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109677, फिर ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू फिक्स होती है, 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर माइनस 1/ क्या करेंगे, n2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, तो ये n1 की वैल्यू बामर सीरीज के लिए तो फिक्स होती है, 2 होगी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जरा देखो ध्यान से, n2, ये n नहीं है, ये n2 बना लेना। ठीक है, n2 की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, बस क्या करेंगे, यहाँ पे n2 की वैल्यू 3 पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 की वैल्यू 3 आई है, यहाँ पे 3 दिया है, देखो n2 की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप सॉल्व कर लो,
1097 ब्रैकेट के अंदर 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा आंसर, आपको आंसर मिलेगा 15232.9 सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा। ये आपका म्यू नॉट की वैल्यू होगी। अब देखो पूछ क्या रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेवलेंथ और वेव नंबर में आपको रिलेशन पता ही है क्या होता है। लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/, वेव नंबर, या वेव नंबर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट इक्वल टू 1/λ, ये भी होता है। तो हमें जब वेव नंबर पता है, यहाँ से ये वैल्यू हमें पता जब चल गया म्यू नॉट की वैल्यू, तो लैम्डा वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1/म्यू नॉट। तो 1/ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 15232.9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वेवलेंथ किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपका जो वेव नंबर था वो किस में था, सेंटीमीटर इनवर्स में था, इसलिए यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू आपका यहाँ पे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसको हम चाहें तो एंगस्ट्रॉन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से पांचों सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, कुछ एक एक करके आप इसको देख लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर, सारे न्यूमेरिकल्स को जो मैं करवाऊंगा, और इससे पहले जो थ्योरी मैंने बताया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का, इसको आप ज़रूर फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो बोर ने मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम का, उन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है। बोर ने इन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, इन सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व करके, स्टडी करके, उन्होंने तब हाइड्रोजन एटम के लिए एक मॉडल दिया था। उस मॉडल को बोर्स मॉडल कहा जाता है। तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इन सारी चीज़ों को हम नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।